94 मिलियन घन मीटर रेत। इस आंकड़े की भयावहता को समझने के लिए आपको सबसे पहले समुद्र के उस खाली हिस्से की कल्पना करनी होगी जहां सिर्फ खारा पानी और सन्नाटा था। फिर सोचिए, इंसानों ने पृथ्वी की छाती को इस कदर खोदा कि उस खालीपन को वैश्विक पर्यटन के सबसे चमकदार नगीने में बदल दिया। लेकिन इस कृत्रिम स्वर्ग को पानी में बह जाने से बचाने के लिए किस हद तक जाना पड़ता है? आज आप और मैं इसी कड़वे सच की तह तक जाने वाले हैं। ये रेत ट्रकों में भरकर नहीं लाई गई थी, बल्कि इसे खाड़ी के सीने को चीरकर गहरे समुद्र की तह से खींचा गया था और फिर लोहे के विशालकाय पाइपों के जरिए पानी की लहरों पर छिड़का गया था। आज हम इस चमक के पीछे छिपे भयानक सच की पड़ताल करेंगे। समुद्र के पानी के ऊपर इस रेत को परतों में बिछाया गया, उसे एक आकार दिया गया और तब तक पीटा गया जब तक कि दुबई के तट पर खजूर के पेड़ जैसी एक विशाल आकृति नहीं उभर आई। इसे सिर्फ रहने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के सामने अपनी रईसी का ढिंडोरा पीटने के लिए बनाया गया था। आसमान से देखने पर यह पाम जुमेरा एक चीखता हुआ दावा लगता है कि भूगोल अब इंसानी सनक के सामने कोई मायने नहीं रखता। इसने साबित कर दिया कि अगर दुबई को आलीशान रिजॉर्ट बनाने के लिए और जमीन चाहिए तो वो उसे खुद बना लेगा। जल्द ही इस कृत्रिम पेड़ की टहनियों पर लाखों डॉलर के विला खड़े हो गए। बाहरी हिस्से पर गगनचुंबी होटल तन गए और जो प्राचीन समुद्र तट कभी थे ही नहीं, उन्हें दुनिया की सबसे कीमती और दुर्लभ संपत्ति बताकर धड़ल्ले से बेचा जाने लगा। दुबई ने सिर्फ नई जमीन का टुकड़ा नहीं खड़ा किया, बल्कि उन्होंने कुदरत के खिलाफ इंसानी जिद का एक बहुत बड़ा स्मारक बना दिया। ये इस बात का सबूत था कि अगर आपके पास बेहिसाब पैसा, बेहतरीन इंजीनियरिंग और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, तो आप समंदर की आंखों में आंखें डालकर उसे पीछे हटने का हुक्म दे सकते हैं। लेकिन आज, जब पहली बार समुद्र में रेत डाले हुए लगभग 2 दशक बीत चुके हैं, तब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि दुबई ने इस द्वीप को कैसे खड़ा किया, बल्कि सवाल यह है कि कुदरत को इस जमीन को वापस छीनने से रोकने के लिए अब और कितना पैसा बहाना पड़ेगा। पाम जुमेरा इस बात का सबूत था कि दुबई समुद्र की सीमा को बदल सकता है, लेकिन उस समुद्र ने कभी भी शांत रहने का वादा नहीं किया था। अगर आप इनके चमकीले विज्ञापनों को देखें तो वहां सब कुछ सिर्फ ऊपर ही जा रहा है। वहां जमीनों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, 5 सितारा पर्यटकों की तादाद बढ़ रही है और इस जगह का रुतबा भी आसमान छू रहा है। लेकिन इन आलीशान वाटरफ्रंट घरों और हवा में झूलते हुए इन्फिनिटी पूल्स के ठीक नीचे रेत और पत्थरों का एक ऐसा विशालकाय ढांचा छिपा है जो अपनी ही मर्जी से हिल-डुल रहा है। समंदर से छीनी गई ये जमीन कोई प्राकृतिक जमीन नहीं है। ये कोई मजबूत चट्टान नहीं है जो हजारों सालों की भूगर्भीय हलचलों के बाद अपनी जगह पर जमी हो। ये तो बस करोड़ों टन बिखरी हुई रेत है, जिसे जबरन दबाकर एक ऐसे आलीशान शहर का बोझ उठाने के लिए मजबूर किया गया है जो कभी वहां होना ही नहीं चाहिए था। हमारे खोजी पत्रकारिता के नजरिए से देखें तो इस परियोजना के इंजीनियर अच्छी तरह जानते थे कि वे कुदरत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे थे। इस द्वीप को समंदर में बह जाने या अपने ही वजन से ढह जाने से बचाने के लिए इंजीनियरों ने वाइब्रो कंपैक्शन नाम की तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने जमीन के बहुत अंदर तक भीमकाय कंपन करने वाली मशीनें डाली ताकि रेत को हिलाकर उसे सघन और ठोस बनाया जा सके, जिससे मिट्टी के दलदल में बदलने का खतरा कम हो सके। इस प्रक्रिया के बिना पानी में डाली गई रेत किसी ठोस जमीन की तरह नहीं, बल्कि पानी की तरह बहने लगती है। जब इसके ऊपर किसी भारी भरकम होटल का भयानक दबाव पड़ता है, तो वो ढीली रेत पानी छोड़ देती है, जिससे रेत के कणों के बीच घर्षण खत्म हो जाता है और पूरी जमीन अचानक धंस जाती है। यही वजह थी कि इंजीनियरों को इस नाजुक जमीन को डरा धमकाकर और हिलाकर अपने काबू में करना पड़ा। ये इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ कारनामा तो था, लेकिन इस बुनियादी ढांचे के काम की विशालता एक ऐसी कड़वी सच्चाई को बयां करती है जिसे पर्यटन विभाग के चमकीले विज्ञापनों में कभी नहीं दिखाया जाता। इन आलीशान हवेलियों के नीचे मौजूद रेत कुदरती तौर पर ठोस जमीन नहीं बनी थी, बल्कि उसे कृत्रिम रूप से इस तरह जकड़ा गया था कि वो जमीन होने का नाटक कर सके। इसके बाद साल 2009 में एक ऐसा विवाद खड़ा हुआ जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करने वाले शोधकर्ताओं ने दावा किया कि पाम जुमेरा हर साल 5 मिलीमीटर की रफ्तार से नीचे धंस रहा है। हालांकि वहां के मुख्य डेवलपर ने इस चौंकाने वाले आंकड़े को सिरे से खारिज कर दिया और इसका कड़ा विरोध किया।
निष्पक्ष होकर देखा जाए तो आज तक ऐसा कोई पुख्ता और सार्वजनिक आधुनिक डेटा सामने नहीं आया है जो ये साबित कर सके कि ये पूरा द्वीप सचमुच उसी तय रफ्तार से नीचे जा रहा है। लेकिन वो डरावना आंकड़ा कभी गायब नहीं हुआ। वो एक अंतहीन साई की तरह इस परियोजना के पीछे लगा रहा। ये एक ऐसा बढ़ता हुआ शक था जिसने इस महाकाय प्रोजेक्ट की मजबूती के दावों पर सवालिया निशान लगा दिया। दुबई ने वहां जमीन खड़ी कर दी जहां कभी सिर्फ समंदर का राज था, लेकिन वो कभी ये साबित नहीं कर पाया कि ये नई जमीन समुद्र के दलदल की तरह व्यवहार करना बंद कर चुकी है। अब हमें इन खूबसूरत तस्वीरों को छोड़कर हकीकत देखनी होगी। इतिहास के पन्नों में दर्ज आंकड़ा कहता है कि यह जमीन हर साल -4 से 5 मिलीमीटर धंस रही है। जैसा कि हमने पहले ही स्पष्ट किया है, यह मुद्दा आज भी गहरा विवादित है और इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि यह गिरावट पूरे द्वीप पर एक समान गति से हो रही है। लेकिन सरकारी फाइलों में यह आंकड़ा आज भी दर्ज है। दूसरी तरफ समुद्र का जल स्तर हर साल 2 से 4 मिलीमीटर बढ़ रहा है। हालिया जलवायु अध्ययनों से पता चलता है कि संयुक्त अरब अमीरात और ओमान के तटीय इलाकों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में इस द्वीप की ऊंचाई हर साल लगभग 9 मिलीमीटर तक घट सकती है। साफ शब्दों में कहें तो ये 9 मिलीमीटर कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी सबसे भयानक स्थिति का आकलन है जो तब पैदा होगी जब ये जमीन नीचे धंसती रहेगी और समंदर का स्तर लगातार बढ़ता रहेगा। चूंकि ये स्थिति पूरी तरह मुमकिन है, इसलिए ये बेहद डरावनी है। ये एक ऐसा खौफनाक सवाल खड़ा करता है जो हमारी रातों की नींद उड़ा सकता है। एक साल में 9 मिलीमीटर का खिसकना शायद किसी को दिखाई ना दे, लेकिन 10 सालों में ये 9 सेंटीमीटर हो जाता है और 20 सालों में ये लगभग 18 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। यहां किसी अचानक आने वाली प्रलय की बात नहीं हो रही है, जहां ये पूरा द्वीप रातों रात लहरों के नीचे समा जाएगा और पूरा पर्यटन उद्योग तबाह हो जाएगा, बल्कि ये जमीन और समंदर के बीच के फासले का एक बेहद खामोश और लगातार होने वाला क्षरण है। मिलीमीटर दर मिलीमीटर ये फासला कम होता जा रहा है, भले ही इन संपत्तियों को हमेशा रहने वाली अनमोल चीज बताकर करोड़ों में बेचा जा रहा हो। किसी भी कृत्रिम द्वीप की कीमत गिरने के लिए उसका पूरी तरह डूबना जरूरी नहीं होता। कीमतें गिरने के लिए बस इतना काफी है कि इसकी सुरक्षा का खर्च बेकाबू हो जाए, इसका बीमा कराना नामुमकिन हो जाए और आने वाले खरीदारों के मन में गहरा शक पैदा होने लगे। बर्बादी की ये उल्टी गिनती किसी बड़े तूफान से नहीं, बल्कि उन अदृश्य मिलीमीटरों से तय होती है जिन्हें तब तक नजरअंदाज किया जाता है जब तक कि मरम्मत का बिल चुकाने की औकात से बाहर ना हो जाए। इस हकीकत को बयां करने के लिए हमें किसी मनगढ़ंत कहानी या काल्पनिक किरदारों का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। हमें बस एक असली घर मालिक के दस्तावेजों को देखना होगा, उनके रख रखाव के भारी भरकम बिल, दीवारों पर समय के साथ चौड़ी होती दरारें और बाढ़ से हुए नुकसान के वास्तविक सरकारी रिकॉर्ड। अब चलिए इस पूरी जांच में पूरी तरह से निष्पक्ष और ईमानदार रहते हैं। लिविंग रूम की दीवार पर आई एक मामूली सी दरार सीधे तौर पर यह साबित नहीं करती कि यह पूरा द्वीप डूब रहा है। अगर हम इंजीनियरिंग के चश्मे से देखें तो दीवार में दरार आने के कई आम कारण हो सकते हैं, जैसे तपते हुए रेगिस्तान की गर्मी की वजह से कंक्रीट का फैलना, घटिया दर्जे का पेंट और सीमेंट इस्तेमाल होना, पानी का कोई छोटा रिसाव, या फिर नई बनी इमारतों के नीचे की मिट्टी का थोड़ा बैठना, जो कि बिल्कुल सामान्य बात है। लेकिन उस इंसान के लिए जिसने इस घर को खरीदने के लिए 50 लाख, 1 करोड़ या 2 करोड़ डॉलर जैसी भारी भरकम रकम चुकाई है, उसके लिए इस दरार की तकनीकी वजह कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि उसने सिर्फ सीमेंट, लोहे और एक निजी समुद्र तट की कीमत नहीं दी थी, बल्कि उसने मानसिक शांति और भरोसे की भारी कीमत चुकाई थी। और जब आप हमेशा बने रहने वाले एक सुनहरे भ्रम को सच मानकर खरीद लेते हैं, तो मन में उठा छोटा सा शक भी आपको अंदर ही अंदर खाने लगता है। चलिए, आज हम इसी कमरे में खड़े होकर उस दरार को देखते हैं और वो सवाल पूछते हैं जो यहां रहने वाले लोग खुद से पूछने से भी डर रहे हैं। उन्होंने आखिर खरीदा क्या है? क्या कानूनी तौर पर उन्हें इस बात की गारंटी दी गई थी कि पैरों के नीचे की ये जमीन हमेशा सलामत रहेगी? प्लास्टर की ये दरार दिमाग में शंकाओं की एक ऐसी कतार खड़ी कर देती है जो रुकने का नाम नहीं लेती। क्योंकि अगर लिविंग रूम के नीचे की जमीन खिसक रही है,
तो मालिक की नजरें खिड़की से बाहर उस विशाल सुरक्षा दीवार पर जाती हैं जो समंदर की लहरों को रोकती हैं, और उनका व्यक्तिगत डर अब उनके अस्तित्व का संकट बन चुका है। अगर इस द्वीप की नींव लगातार खिसकती रही तो इसके असली कारण का पता लगाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? इस ढांचे की लंबी अवधि की निगरानी का भारी खर्च कौन उठाएगा? और अगर हम 30 या 50 साल आगे की सोचें, जब समंदर के बढ़ते पानी को रोकने के लिए इस सुरक्षा दीवार को और मजबूत करना पड़ेगा, तब उस मरम्मत का खरबों का बिल किसके नाम पर फटेगा? क्या वो जिम्मेदारी से बनाने वाले डेवलपर की होगी, नगर निगम की होगी, या उस व्यक्ति की जिसके हाथ में इस घर की रजिस्ट्री है? पाम जुमेराह पर घर खरीदने वाले और इसमें पैसा लगाने वाले निवेशक सिर्फ इस बात से परेशान नहीं हैं कि उनके घरों को महंगी मरम्मत की जरूरत पड़ सकती है, बल्कि वे इस तंत्र की इस रहस्यमयी और गहरी खामोशी से ज्यादा डरे हुए हैं। वैसे, अगर आप उनकी जगह होते, तो आपको क्या लगता है कि बढ़ते समुद्र स्तर से निपटने का यह बिल किसे चुकाना चाहिए? क्या इसे बनाने वाले डेवलपर्स को या फिर वहां रहने वाले मकान मालिकों को? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखिए, दीवार में आई दरार को तो आसानी से सीमेंट लगाकर भरा जा सकता है, लेकिन इस विश्वास में आई दरार को भरना नामुमकिन है कि आपकी खरीदी हुई जमीन हमेशा के लिए सुरक्षित है। जब मन में संदेह पैदा होता है तो सबसे पहला ख्याल अधिकारियों से सवाल पूछने का आता है, लेकिन एक खोजी पत्रकार के रूप में हमारा गुस्सा किसी बकवास थ्योरी या बिना सबूत के लगाए गए आरोपों पर आधारित नहीं होना चाहिए। असली गुस्सा तो सच छुपाने की उस बहरी कर देने वाली खामोशी से पैदा होता है, जहां कोई जानकारी ही नहीं दी जाती। इसीलिए एक जिम्मेदार पत्रकार की तरह हमने एक औपचारिक जांच पत्र तैयार किया। इस द्वीप के डेवलपर्स और नियामक अधिकारियों से हमने 8 बेहद सटीक और सीधे सवाल पूछे। पहला, पाम जुमेराह के धंसने की निगरानी के लिए इस समय किस विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है? दूसरा, ये भूगर्भीय डेटा कितने समय के अंतराल पर इकट्ठा किया जाता है? तीसरा, क्या इस द्वीप की हर एक टहनी के धंसने का कोई सटीक नक्शा मौजूद है? चौथा, क्या ये नतीजे वहां के मकान मालिकों के साथ साझा किए जाते हैं? पांचवां, समंदर के जल स्तर बढ़ने के किस खास खतरे को ध्यान में रखकर आप अपनी लंबी योजनाएं बना रहे हैं? और छठा, इस बाहरी सुरक्षा दीवार को और मजबूत करने के लिए अब तक कौन से बड़े बदलावों को मंजूरी दी गई है? सातवां सवाल, इन भारी भरकम बदलावों का आखिरी वित्तीय बोझ आखिर कौन उठाएगा? और आठवां सवाल, क्या यहां संपत्ति खरीदने वाले नए खरीदारों को भविष्य में जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन से जुड़ी देनदारियों के बारे में साफ साफ बताया जाता है? अगर अधिकारियों ने इन सवालों के जवाब दिए होते तो हम उन्हें पूरी सच्चाई के साथ आपके सामने रखते, लेकिन जब हमारे सवालों पर चुप्पी साध ली जाती है तो हम ये नहीं कहते कि इसके पीछे कोई गहरा षड्यंत्र है। हम केवल एक कड़वा और अकाट्य सच सामने रख रहे हैं। हमने 8 स्पष्ट सवाल पूछे थे, और इस प्रसारण के होने तक उन लोगों को कोई सार्वजनिक जवाब नहीं मिला है जिन्होंने इस द्वीप पर करोड़ों रुपए बहाए हैं। असली निराशा यहीं से शुरू होती है। जब आप पाम जुमेराह पर कोई संपत्ति खरीदते हैं या खाड़ी के खूबसूरत नज़ारों वाले प्रीमियम स्वीट को बुक करते हैं, तो कागजी कार्रवाई बेहद बारीक और सटीक होती है। आपको एक एक इंच की सही जगह यानी स्क्वायर फुटेज बेची जाती है। डूबते सूरज के नज़ारे के लिए एक एक डिग्री का कोण बेहद बारीकी से नापकर आपको दिया जाता है। इस कृत्रिम स्वर्ग की बिल्कुल सटीक कीमत तय करके आपको सुनहरे सपने बेचे जाते हैं। दुबई इस नज़ारे की कीमत वसूलने में तो बेहद सटीक था, लेकिन इस आलीशान जगह के बाहर लहर मारते पानी को रोकने के भविष्य के खर्च को लेकर वो उतना ही टालमटोल कर रहा है। एक कृत्रिम शहर को प्रकृति की कठोर वास्तविकता से टकराते हुए देखना एक अजीब सा खौफनाक संतोष देता है, जो लगभग एक काव्यात्मक न्याय जैसा लगता है। ये इंसानी घमंड के अपनी अंतिम सीमाओं से टकराने की एक क्लासिक कहानी है। लेकिन अगर हम कमियां निकालने बैठें तो हमारा निशाना इसके इंजीनियर नहीं होने चाहिए। पाम जुमेराह का निर्माण करने वाले इंजीनियर सचमुच बेहद प्रतिभाशाली और बेमिसाल हैं। उन इंजीनियरों को हमेशा से ये पता था कि महासागर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप जंग में हरा सकें। ये एक ऐसी ताकत है जिसका आपको बिना थके लगातार मुकाबला करना होगा। यहां असली कटाक्ष तो उस चमचमाती मार्केटिंग मशीनरी पर होना चाहिए जिसके पीआर विभागों ने एक बेहद संवेदनशील और 24 घंटे चलने वाले तटीय सुरक्षा प्रोजेक्ट को पर्यटकों और निवेशकों को अमरता के प्रतीक के रूप में बेच दिया।
दुबई ने इस पाम आइलैंड को इंसानी ताकत के सबसे बड़े सबूत के रूप में पेश किया। उन्होंने दावा किया कि समुद्र को हमेशा के लिए पीछे धकेला जा सकता है, मजबूत जमीन को जब चाहे तब बनाया जा सकता है और यह तेजी से फलता फूलता पर्यटन स्थल किसी तरह भूविज्ञान के नियमों से पूरी तरह आजाद हो सकता है। लेकिन ये समुद्र किसी रंगीन ब्रोशर से बहस नहीं करता। उसे प्रति वर्ग फुट की आसमान छूती कीमतों से कोई मतलब नहीं है, और ना ही वो किसी $30 मिलियन के आलीशान बंगले, एक 5 स्टार रिजॉर्ट और बंजर पड़े किसी बेजान रेतीले टीले के बीच फर्क समझता है। समंदर तो केवल लहरों की मार, हवाओं के थपेड़ों, तापमान के उतार चढ़ाव और वक्त की बेरहम भौतिकी के आगे झुकता है। वैज्ञानिक शोधों ने इस द्वीप की बाहरी परत को मजबूत बनाने के दीर्घकालिक तरीकों का आकलन किया है, जिसमें सुरक्षा के लिए पत्थरों की नई परतें चढ़ाने, कृत्रिम टीले बनाने या पानी के भीतर नए ब्रेकवाटर तैनात करने की जरूरत बताई गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि पाम आज ही तबाह हो रहा है, बल्कि ये साबित करता है कि पाम को कभी भी अपनी रक्षा करना बंद करने का हक नहीं मिला। इस महापरियोजना का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि दुनिया के सबसे महंगे और खास ठिकानों में से एक ये जगह अपने किसी भूवैज्ञानिक स्थायित्व के कारण वजूद में नहीं है। ये केवल और केवल अथक, थका देने वाले रखरखाव के दम पर ही टिका हुआ है। पाम को प्रकृति पर एक शानदार जीत के रूप में बेचा गया था, लेकिन हकीकत में ये एक सब्सक्रिप्शन सर्विस की तरह है जिसे सिर्फ इसलिए चुकाया जाता है ताकि प्रकृति को कुछ वक्त के लिए बाहर रखा जा सके। लेकिन सोचिए, अगर समंदर को बाहर रखना कोई सब्सक्रिप्शन सर्विस है, तो क्या होगा जब इसका प्रीमियम बढ़ जाएगा? आज आप और मैं मिलकर भूगोल को चुनौती देने की इस वास्तविक कीमत का हिसाब लगाने की कोशिश करते हैं। चट्टानों की एक नई मजबूत परत चढ़ाने की असली कीमत क्या होगी? हम यहां सिर्फ छोटे मोटे पत्थर फेंकने की बात नहीं कर रहे हैं। इस ब्रेक वाटर को अपग्रेड करने के लिए दूर दराज के पहाड़ों से लाखों टन खास किस्म के आपस में जुड़ने वाले मजबूत पत्थरों को ढोकर यहां लाना होगा। इसके लिए खुले समुद्र में काम करने वाली भारी भरकम क्रेन और जहाजों के बेड़ों की जरूरत होगी। इसमें बेहद जटिल हाइड्रोडायनामिक मॉडलिंग की जरूरत होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नई दीवार गलती से विनाशकारी लहरों को तट के किसी दूसरे हिस्से की तरफ न मोड़ दे। सुरक्षा की इस अपग्रेड की गई दीवार का एक एक मिलीमीटर अपने साथ भारी वित्तीय बोझ लेकर आता है। तट से मीलों दूर समुद्र के भीतर एक बिल्कुल नया डूबा हुआ ब्रेक वाटर बनाने और उसे स्थापित करने में कितना खर्च आएगा? समुद्र तल से महज कुछ इंच ऊपर बने इस शहर के पूरे ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड करने और अगले 50 सालों तक हजारों इमारतों की नींवों की लगातार निगरानी करने के लिए कितनी पूंजी चाहिए? हम आपको डराने के लिए कोई मनगढ़ंत अरबों डॉलर का अनुमान नहीं लगाएंगे। हम कोई मनगढ़ंत आंकड़ा आपके सामने नहीं रखेंगे, क्योंकि अगली सदी की तैयारियों के लिए सरकार की तरफ से कोई भी सार्वजनिक और अंतिम बजट अब तक जारी नहीं किया गया है। लेकिन ईमानदारी से कहें तो बिल कितना बड़ा होगा, इस बात से कहीं ज्यादा खौफनाक सवाल ये है कि आखिर इस बिल का भुगतान कौन करने वाला है? क्या इस द्वीप को फिर से दुरुस्त करने का भारी खर्च इसके मूल डेवलपर खुद उठाएंगे, या फिर सरकार अपने इस सबसे मशहूर लैंडमार्क को बचाने के लिए आगे आएगी और इसके लिए शायद उस पर्यटन क्षेत्र पर छिपे हुए टैक्स लगाएगी जो इस पूरे शहर की अर्थव्यवस्था को चलाता है? या फिर ये भारी भरकम बिल चुपके से वहां रहने वाले मासूम लोगों के मत्थे मर दिया जाएगा? क्या आसमान छूती मेंटेनेंस फीस, बार बीमा के भारी प्रीमियम और कम होती रीसेल वैल्यू के जरिए ये सारा बोझ अगले खरीदारों पर डाल दिया जाएगा? आइए पूरी तरह से व्यावहारिक होकर सोचते हैं। पाम जुमेराह को बचाया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। दुबई के पास अपार पूंजी है और उसके पास विश्व स्तरीय इंजीनियरों की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन किसी ढांचे को बार बार बचाने की वित्तीय क्षमता होने का मतलब ये कतई नहीं है कि उस ढांचे में कोई समस्या ही नहीं है। यही वो असली मानसिक बोझ है जो इस रेत के सीने पर दबा हुआ है। आने वाली हर पीढ़ी के मकान मालिकों, होटल मालिकों और निवेशकों को समुद्र के बढ़ते जलस्तर को देखना होगा, अपने बैंक खातों पर नजर डालनी होगी और फिर एक कड़ा फैसला लेना होगा। उन्हें खुद से पूछना होगा कि वे इस प्रतीक को मुख्य भूमि का एक स्वाभाविक हिस्सा दिखाने के लिए साल दर साल कितनी कीमत चुकाने को तैयार हैं। शायद पाम जुमेराह कभी पूरी तरह समुद्र में ना डूबे, लेकिन हो सकता है कि इसका रखरखाव इतना महंगा हो जाए कि इसे बिना किसी देखभाल के अकेला छोड़ना नामुमकिन हो जाए।
आज भी पाम जुमेरा शान से खड़ा है। उसके आलीशान होटलों में जगमगाती रोशनी है और बेहद महंगे बंगलों की खरीद फरोख्त करोड़ों में चल रही है। मोनोरेल आज भी रोजाना हजारों सैलानियों को क्षितिज की ओर ले जाती है। जैसा कि हमने पहले ही स्पष्ट किया है, इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि यह द्वीप डूबने की कगार पर है या फिर इसकी पूरी जमीन हर साल 5 मिलीमीटर की दर से नीचे धंस रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा सच अपनी जगह जस का तस बना हुआ है कि पाम जुमेरा प्रकृति पर कोई पूरी तरह से हासिल की गई फतह नहीं है। ये कैसा वादा है जिसे हर पल नए सिरे से निभाना होगा। दोस्तों, आप और मैं इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि दुबई अपने कॉर्पोरेट कर्ज को पुनर्गठित कर सकता है, सरकारी सहायता प्राप्त डेवलपर्स में अंतहीन पैसा झोंक सकता है, अपने पर्यटन साम्राज्य की रक्षा के लिए पहाड़ों से सुरक्षात्मक पत्थरों को ला सकता है, ऊंची दीवारें खड़ी कर सकता है, ड्रेनेज सिस्टम बदल सकता है और सुरक्षा मानकों को मनमाने ढंग से बढ़ा सकता है। लेकिन दुबई कोई ऐसा शाही फरमान जारी नहीं कर सकता जो वैश्विक समुद्र के बढ़ते जल स्तर को रोक दे। वो समुद्र की लहरों को शांत होने का आदेश नहीं दे सकता और ना ही वो रियल एस्टेट की कीमतों को बढ़ाकर इस कृत्रिम मलबे को कुदरती जमीन में तब्दील कर सकता है। यही तो इंसानी घमंड की सबसे बड़ी सजा है। ये कोई ऐसी तबाही नहीं है जहां एक ही रात में पूरा द्वीप बह जाए, बल्कि ये एक ऐसा शहर है जिसे अपने भविष्य का हर दिन एक ऐसे स्मारक की रक्षा में अंतहीन पैसा बहाते हुए बिताना होगा जिसे इस दावे के साथ बेचा गया था कि उसने वक्त को हरा दिया है। दुबई ने समुद्र की गहराई से रेत निकाली और उसे स्थायी जमीन बताकर बेच दिया, लेकिन समुद्र ने कभी इस सौदे पर दस्तखत नहीं किए थे। हो सकता है कि पाम जुमेरा शानदार इंजीनियरों, विदेशों से मंगाए गए पत्थरों और अरबों के निवेश के दम पर पीढ़ियों तक बचा रहे, मगर फिर भी हर एक विला और हर एक 5 सितारा होटल के नीचे वही असहज करने वाला सच छुपा रहेगा कि इस रेत ने आज भी अपने वजूद को नहीं बुलाया है। अगर आपको हमारी ये गहरी पड़ताल पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम दुनिया के सबसे बड़े पर्यटन और मेगा प्रोजेक्ट्स के भ्रम के पीछे छिपे वित्तीय और संरचनात्मक सत्यों को उजागर करते हैं। इस खुलासे को देखने के लिए आपका धन्यवाद और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। इस डॉक्यूमेंट्री को एक स्वतंत्र पत्रकारिता विश्लेषण के रूप में तैयार किया गया है, जो बड़े पैमाने पर समुद्र से निकाली गई जमीन की दीर्घकालिक पर्यावरणीय, भौतिक और वित्तीय वास्तविकताओं की पड़ताल करता है। इस वीडियो में उठाए गए तमाम संरचनात्मक सिद्धांत और वित्तीय सवाल पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ऐतिहासिक आंकड़ों पर आधारित हैं। इसमें क्षेत्रीय जलवायु अध्ययनों और तटीय इंजीनियरिंग के स्थापित सिद्धांतों की मदद ली गई है। हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि इस रिपोर्ट का ये दावा कतई नहीं है कि पाम जुमेरा इस समय किसी गंभीर तबाही या जमीन के धंसने के दौर से गुजर रहा है। हम इस द्वीप के तुरंत नष्ट होने या इसके पर्यटन क्षेत्र के पूरी तरह से खत्म होने की कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं। यहां बताए गए आंकड़े, जैसे कि ऐतिहासिक रूप से जमीन के बैठने की दर और भविष्य में समुद्र के जल स्तर में होने वाली बढ़ोतरी, केवल विश्लेषणात्मक जोखिम अनुमान है। इनका उद्देश्य जलवायु अनुकूलन की दीर्घकालिक लागतों को समझना है, न कि आज की तारीख में किसी खास निजी संपत्ति की मजबूती की जांच करना। ये वीडियो किसी भी प्रकार की वित्तीय सलाह नहीं देता है और ना ही ये कोई कानूनी या रियल एस्टेट से जुड़ी सलाह है। हमारा मकसद दुबई की इस बेमिसाल इंजीनियरिंग की उपलब्धियों को कमतर आंकना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारा इरादा तो उन जरूरी और अनुत्तरित सवालों को उठाना है जो इस ढांचे को बनाए रखने की असली कीमत से जुड़े हैं। क्योंकि सच तो यही है कि जहां इंसानी इरादे समुद्र के सीने पर एक नया द्वीप खड़ा कर सकते हैं, वहीं इस बात का अंतिम फैसला केवल वक्त ही करेगा कि इसकी अंतिम कीमत इंसानों को कितनी भारी चुकानी पड़ेगी। आज हम सब मिलकर इस कड़वे सच का सामना कर रहे हैं और आने वाले सालों में ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रकृति और इंसान के इस संघर्ष में जीत किसकी होती है।